हेलो फ्रेंड्स, केडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राकेश कुमार शर्मा। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एसएचएम। हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे एसएचएम, वहाँ पर एनर्जी के बारे में बात की थी और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आपने देखी होगी पिछले वाली वीडियो। तो इस वीडियो के हमने डिस्कस किया था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। पार्टिकल की वेलोसिटी एसएचएम में क्या होती है, हम कहते थे जी ओमेगा अंडर रूट में क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ए एम्पलीट्यूड होता है, वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर हमने कहा जी पार्टिकल का एसिलेशन क्या होगा, जी पार्टिकल का एसिलेशन होगा ओमेगा स्क्वायर बाई। पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है डिस्प्लेसमेंट के, देन द एसिलेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने कहा था पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनके बीच में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। सॉरी, अभी बताएंगे 90 डिग्री कैसे होता है, ठीक है। और इनके बीच में थीटा की बात करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। इसमें 180 होता है, इसमें 90। वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एसिलेशन। इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और वेलोसिटी और ये आपस में एसिलेशन आपस में 90 का बनाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने कहा था जी y इजिकल टू में क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और वेलोसिटी आई थी मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और मेरे पास एसिलेशन आया था ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी नेगेटिव का। अब देखिए मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द टर्म ऑफ साइंस, साइन थीटा। किसके टर्म में, साइन थीटा के में, ये कॉस थीटा के टर्म में। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ आपने देखा होगा साइन थीटा का कर्व बनता है ऐसे करके, और कॉस थीटा कर्व कैसे बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और साइन थीटा का यहाँ से होता है। मैंने आपको कहा था कंप्लीट साइकिल है। कंप्लीट साइकिल क्या होती है, 2 पाई की होती है, तो ये पाई की हो जाएगी और यहाँ तक साइकिल क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 की हो जाएगी। इसका मतलब साइन और कॉस के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन एसएचएम, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में बेटा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी और एसिलेशन के बाद में पूछता है, देखिए यहाँ भी कॉस थीटा का फंक्शन, यहाँ साइन थीटा का फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया बेटा क्या होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में एंगल होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। किसमें होता है, 90 डिग्री का। तो अगर आपको पूछते वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच में कितना एंगल होता है, तो वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट मेरे पास साइन का फंक्शन है, एसिलेशन भी साइन का फंक्शन है, लेकिन सिंबल नेगेटिव लगा हुआ है। सिंबल नेगेटिव कब लगता है, जब डायरेक्शन अपोजिट जाए। डायरेक्शन अपोजिट जाने का मतलब क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर होगा तो एसिलेशन इधर आ गया होगा, एसिलेशन इधर, तो एंगल कितना हो गया बेटे, 180 डिग्री का हो गया। तो देखिए y और एसिलेशन का, डिस्प्लेसमेंट और एसिलेशन के बीच में अगर एंगल आपको पूछता है तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और तीनों आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको मिस्टेक कमिट नहीं करनी, क्या करनी है, मिस्टेक कमिट यहाँ पर नहीं करनी है। आपको किसी के भी बीच का एंगल पूछता है तो एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर, जाके मैं बात करूँगा। मैंने आपसे बात की थी पिछली क्लास में एनर्जी की, कहाँ की, किसकी बात की थी, एनर्जी की बात की थी। तो एनर्जी के केस में देखिए मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल केस बताया था। जनरल केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ mv² वाई स्क्वायर। वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए बन जाता है, तो इसकी जगह क्या हो जाता, ए आ जाता है। क्या आ जाता, ए आ जाता। तो इक्वेशन बन जाती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जी, मैंने k की वैल्यू को इसकी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता था, k इजिकल टू में, या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी इजिकल टू में k बाई एम क्या होता था, k बाई एम। क्या होता है अपने पास, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या फिर एसएचएम के केस में k कांस्टेंट होता है अपने पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये होता था। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, m को मल्टीप्लाई कर दिया, k के प्लेस पर ये लिख दिया kx स्क्वायर, जो अपने पास फॉर्मूला होता था। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, मास मेरे पास है, वेलोसिटी
मैंने पढ़ी थी ऊपर, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, ये हो गया। जब मैंने इन दोनों को सम करके टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी मैंने क्या बताई थी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास ये रिलेशन आता है। तो यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लगभग कंपेरेबल है। तो टोटल एनर्जी हमेशा किसके बराबर आती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी। किसके इक्वल आएगी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती क्या है। मैंने कहा था यहाँ से मीन पोजीशन से पार्टिकल चलेगा, जब पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन से चलेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंचेगा। एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की जीरो हो जाएगी। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर हाइट तो है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब देखिए अपने को कुछ फैक्टर से पूछता है, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो y हो जाएगा, y प्लस माइनस ए होना चाहिए। प्लस माइनस क्यों, अगर इधर जाता है तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट है y इजिकल टू में ए ले रखा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट है y इजिकल टू में क्या ले लिया, माइनस ए ले लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या तो प्लस ए होना चाहिए या फिर माइनस ए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। या तो ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या फिर कौन सा होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए प्लस ए या फिर माइनस ए, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देयर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो यहाँ एंगल की बात करूँगा, एंगल कितना हो जाएगा, टोटल मेरे पास 2 पाई होता है, ये कितना हो जाएगा पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अगर मेरे को ओमेगा टी की बात करता है, ओमेगा टी क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। ओमेगा टी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो थीटा की बात करता है तो पाई बाई 2 होना चाहिए। पाई बाई 2 पर एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। टाइम की बात करता है, एक साइकिल का टाइम टी लगता था, आधी साइकिल का टाइम लगेगा टी बाई 2, इसका टाइम लगेगा टी बाई 4। तो यहाँ का अगर टाइम की बात करता हूँ तो टोटल टाइम का कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जहाँ पर टोटल टाइम का टाइम कितना होगा, 1/4 होगा। तो आपको अगर एंगल की बात पूछे, कितने एंगल पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एसएचएम में, जी पाई बाई 2 पर हो जाएगी। कितने डिस्प्लेसमेंट पर मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी एसएचएम में, जी प्लस माइनस ए के ऊपर हो जाएगी। कितने टाइम पर मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी एसएचएम में, जी टी बाई 4 पर हो जाएगी। तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए, अलग अलग साल में तीनों पूछे हुए हैं, या तो एयरफोर्स में या नेवी में या एनडीए में, किसी ना किसी में तुमको मिला होगा इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको पूछ लेता है, अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर बात करें तो यहाँ पर तो ये डिस्प्लेसमेंट भी अपना जीरो, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर तो टाइम जीरो ही रहेगा। अगर थीटा की बात करता है, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने पास। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के केस में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, टाइम भी जीरो होगा, ओमेगा टी भी जीरो होगा। तो मतलब इंटीजरल मल्टीपल होगा पाई का, और यहाँ पर इंटीजरल मल्टीपल किसका होगा, पाई बाई 2 का ऑड इंटीजरल मल्टीपल। क्या रहेगा, ऑड इंटीजरल मल्टीपल पाई बाई 2 का। यहाँ पर इंटीजरल मल्टीपल किसका रहेगा, पाई का। पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 6, पाई 8, पाई 9, पाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑड 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किए हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 180 हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर होगा, यहाँ पर 6 फैक्टर ये हो गए, 6 क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट बनते हैं। एनर्जी रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन स्ट्रेट बनते हैं। तो आपने देखा होगा अभी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस किया है एसएचएम का, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, लेकिन यहाँ से 15-20 टाइप के क्वेश्चंस बना के कहीं पर भी अपने को पजल कर सकता है। तो किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया यहाँ पर। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है, तो एनर्जी इन एसएचएम की बात मैंने कर ली, इक्वेशन एसएचएम की बात कर ली, ऑस्सिलेशन मोशन की इसकी बात कर ली। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पीरियोडिक मोशन पढ़ा क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, एनर्जी इन एसएचएम क्या होती है, फेजर डायग्राम भी देख लिया। अभी मैंने ड्रॉ किया था लास्ट में, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है। अब देखेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, दोबारा सिंपल पेंडुलम के ऊपर आते हैं और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए वैसे डिटेल्ड अगर टाइम पीरियड अपने को निकालना होगा तो डिटेल इसका देखेंगे हम वेव थ्योरी के अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ आपको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा। तो टाइम पीरियड मेरे को पेंडुलम का निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, पेंडुलम होती क्या है, एक ऐसे करके वॉब होता है,
और ये ऐसे करके टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है, ऐसे करके फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पर क्या हो गया, बॉब हो गया, ये मेन पोजीशन, यहाँ पर बॉब मेन पोजीशन, वो सॉरी ये अपने पास मेन पोजीशन होती है जहाँ से चलना शुरू करता है। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, इसको प्लस ए मानते हैं। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, इसको हम क्या मानते हैं, माइनस ए, अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, मीन पोजीशन होगी अपने पास, क्या होगी, मीन पोजीशन। और यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। इस केस में मैंने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। दिखाई दे रहा है सभी को? अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो बता देना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी इस केस में। अब मेरे को टाइम पीरियड की बात करनी है। देखो यहाँ से बॉब चलेगा, यहाँ पर आया, फिर आ गया यहाँ पर। 1 सेकंड का टाइम पीरियड तो यहाँ पर होता है, और 1 सेकंड का टाइम पीरियड यहाँ पर होता है। यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, यहाँ तक की, इसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेंडुलम की लेंथ बोलेंगे यहाँ से और बॉब के मीन पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। और मीन पोजीशन कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। तो जो टोटल टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो 2 सेकंड होता है। याद रखेंगे, एसएसआर में क्वेश्चन आया हुआ है, नेवी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t में 2 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखते हैं टाइम पीरियड का, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t में 2 पाई, यहाँ पर होता है इनर्शियल फैक्टर। क्या होता है, इनर्शियल फैक्टर। और यहाँ पर होता है स्प्रिंग फैक्टर। क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर, ऐसे करके। तो इनर्शियल फैक्टर क्या होता है मेरे पास, इनर्शियल फैक्टर होता है मास, और स्प्रिंग फैक्टर होता है के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया, बॉब का मास कितना है और स्प्रिंग फैक्टर कितना है, बॉब का मास कितना है और स्प्रिंग फैक्टर कितना है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला अपने पास आता है इसका, स्प्रिंग फैक्टर और इनर्शियल फैक्टर का रेशियो जो आता है, ठीक है। लेकिन जो अपने पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका देखिए। t में 2 पाई। मैं सिर्फ पेंडुलम की बात करूंगा, पेंडुलम को छोड़ के और कोई वस्तु एसएचएम कर रही है, फॉर्मूला ये लगेगा। मास देखना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा, स्प्रिंग फैक्टर उसका देखना पड़ेगा, के देखना पड़ेगा, कांस्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर लिख दो क्या, एसिलरेशन। क्या लिख दो, एसिलरेशन। ये फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे जी आपने ये फॉर्मूला कैसे बना दिया, तो देखिए हम कहते थे जी फोर्स में क्या होता है, के एक्स होता है। क्या होता है, फोर्स में के एक्स। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ये फॉर्मूला बना कैसे दिया, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, FYX आ गई, केस फर्स्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, रख दो भाई। तो t हो जाएगा 2/m, ये हो जाएगा F/x। तो x तो ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, x ऊपर चला जाएगा 2 पाई। तो x मास को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, F/m। क्या हो जाएगा, F/m एक्सीलरेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है जी। तो x/f तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास, 2 पाई और बच गया आगे 2 पाई। तो x/एक्सीलरेशन ये नहीं आ गया। तो मैंने यही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझना चाहिए क्या कहता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई इंटू में इनर्शियल फैक्टर ओवर स्प्रिंग फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन एंड एवरीवेयर। हर सिचुएशन में हर जगह अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है, हर जगह हर सिचुएशन में। तो मैंने ये, लेकिन मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पर तो ना मास मेरे पास एक्सीलरेशन, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट जरूर है। मीन पोजीशन ये होती है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे करके मून होता है, यहाँ से डिस्टेंस जरूर है। तो मैंने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई कैसे, मैंने क्या कर दिया, इस के की जगह पर क्या लिख दिया, यहाँ से F में के एक्स होता था, क्या होता था, के एक्स। यहाँ से के निकाल लिया, के की वैल्यू होती है, और के की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया। जब के की वैल्यू को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है, मास मेरे पास था, तो एक्स को तो ऊपर ले गया, एम को इसकी जगह पर, भाई एक्स तो जाना ही ऊपर, मल्टीप्लाई में सिंपल फ्रैक्शन में पड़ा होगा, एक्स ऊपर आ गया। एम को नीचे लाऊंगा तो एफ के नीचे आ जाएगा ये।
तो एक्स तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया और एफ बाई एम क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्यों होता है, हमने पढ़ा नहीं है मैकेनिक्स में, क्या पढ़ा है, एफ इजिकल टू में एम ए होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। जब मैं फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा तो एक्सीलरेशन ही तो बचेगा, क्या बचेगा, एक्सीलरेशन। तो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। तो ये फॉर्मूला नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो एल हो गया, और यहाँ जो इसके ऊपर एक्सीलरेशन क्या लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा तो यहाँ पर जी लिख सकता हूँ। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम टाइम पीरियड का पढ़ते हैं, दिस फॉर्मूला इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट एल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई जी, टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या आ गया, टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है, इसको ध्यान से देख लो एक बार, दोबारा बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इनर्शियल फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर होता है मास, स्प्रिंग फैक्टर होता है के। इनर्शिया मास, इनर्शिया की बात करेंगे, इनर्शिया मास डिसाइड करता है, तो इनर्शियल फैक्टर एम, ये के हो गया मेरे पास। अब मेरे को यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर के तो है नहीं स्प्रिंग फैक्टर, तो के को बदलना पड़ेगा। किसमें, एफ इजिकल टू में के एक्स होता था, तो के इजिकल टू में एफ वाई एक्स, यहाँ पर एफ वाई एक्स रख दिया मैंने, एफ वाई एक्स रख दिया, एक्स ऊपर आ गया, एम नीचे, तो ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सीलरेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है मेरे पास, जी है। तो दिट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 पाई एल बाई जी। क्या हो गया, 2 पाई एल बाई जी। कोई डाउट किसी को, कोई नहीं, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो ये पढ़ लिया हमने टाइम पीरियड। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं टाइम पीरियड को, फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला एम्पलीट्यूड, मास ऑफ द बॉब और लेंथ ऑफ द बॉब। एम्पलीट्यूड, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स टाइम पीरियड को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स, पहले तो मास ऑफ बॉब की बात करते हैं। मास ऑफ बॉब, ये जो बॉब है अपने पास, अगर इसका मास में बढ़ा दूं घटा दूं तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर लिख लेना, मास ऑफ बॉब के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास 4 किलो 5 किलो 10 किलो कितना ही ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जी, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया, यहाँ से अभी तो वाई जा रहा है, इसको और इधर ले जाऊँ या फिर कैसे भी ले जाऊँ, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आंसर लिख लो जी, एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट। आपको पूछ सकता है एम्पलीट्यूड वाई की जगह 2 बाई हो जाए 3 बाई हो जाए, ऐसे करके मूव करने लगे जी, क्या फ़र्क पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। तीसरा अपने पास पूछ सकता है क्या, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो एक्सप्रेशन में है अपने पास, टाइम पीरियड इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में अंडर रूट है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या क्वेश्चन बना अपने पास, इफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल डिस्कस, टाइम पीरियड की बात करेंगे, देन मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब के ऊपर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। पेंडुलम के लेंथ के क्या रहेगा, अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इन दोनों को परिनम्बर्ड है। 3 क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर को पहले, और जो क्वेश्चंस की सीट है उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस भी किए हुए हैं तीनों, ठीक है, तीनों डिस्कस किए हुए हैं। पेपर में एक एक बार तीनों एक एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ पेंडुलम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम मास ऑफ द बॉब डबल कर दें, मास हाफ कर दें, मास 10 गुना कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो इन बोथ केसेस देयर विल बी द इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अंडर रूट के रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपने पास इसकी देखते हैं, टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। टाइप ऑफ ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली 3 टाइप से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। टाइप ऑफ ऑसिलेशन, टाइप ऑफ ऑसिलेशन की अगर बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइप होता है अपने पास, इट इज़ फ्री ऑसिलेशन। क्या होगा,
फ्री ऑसिलेशन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन रहेगा और फोर्स्ड ऑसिलेशन रहेगा। फर्स्ट क्या है? फ्री ऑसिलेशन। सेकंड होता है अपने पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और थर्ड होता है अपने पास फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या रहेगा? फोर्स्ड ऑसिलेशन। तीनों थ्योरेटिकल हैं। तीनों क्वेश्चन क्या बनेंगे अपने पास एग्जाम में? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको देख लेते हैं। 1 मिनट का कंसेप्ट है। देखिए, फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। हमने किसी बॉडी को ऑसिलेट किया तो शुरू से एंड तक सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी क्या करती रहेगी? ऑसिलेट करती रहेगी। देयर विल बी कांस्टेंट, एनर्जी लॉस नहीं होगा, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो क्रॉस की जगह पर मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेवलेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। द ऑसिलेशन इन विच एनर्जी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल आर द ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट और कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशंस। क्या कहते हैं? फ्री। लेकिन जब डैम्प्ड ऑसिलेशन की हम लोग बात करेंगे तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? धीरे धीरे एनर्जी और एम्पलीट्यूड में लॉस होता जाता है। स्टार्टिंग में ऐसे थी अपने पास एनर्जी, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? एनर्जी एम्पलीट्यूड में लॉस। एक टाइम पर क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वेवलेंथ, ऑल द फैक्टर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ऑल फैक्टर्स क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन में। जैसे मैंने आपको बताया, अपने पास स्प्रिंग होता है, ऐसे करके रॉड होती है, स्प्रिंग ऐसे लगी होती है, मैंने ऐसे करके छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करती है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है? धीरे धीरे ऐसे करके रुक जाती है। देखा होगा कि दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करूंगा ना तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ना फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ। एनर्जी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल आर कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट इन द फ्री ऑसिलेशन। इट इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन। लास्ट के अपने पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? अपने को रेगुलर फोर्स देना पड़ता है अपने मोशन को कांस्टेंट रखने के लिए। क्या करना पड़ेगा? रेगुलर फोर्स देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग झूला झूलते हैं, हमने एक बार झूला ऐसे झूला के किसी को छोड़ दिया, एक बार छोड़ दो तो धीरे धीरे झूला ऐसे जाएगा, धीरे धीरे बंद होता जाएगा। दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन अपने को रेगुलर एम्पलीट्यूड लगाने के लिए बार बार उसमें ऐसे करके धक्का देना पड़ता है। बार बार ऐसे धक्का देते हैं तो बार बार धक्का देने की जो प्रोसेस होती है, हम लोग क्या करते हैं? बार बार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई क्यों करें? ताकि इसका एम्पलीट्यूड सेम रहे, इसकी एनर्जी सेम रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहे। दिस इज द फोर्स एट जीरो। जब किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी एसएचएम में उस एसएचएम की एनर्जी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट रखने के लिए अपने को रेगुलर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जरूरत होती है। दैट इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या हो गया? फोर्स्ड। यहाँ पर नो रेगुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड। रेगुलर फोर्स के एब्सेंस में अपनी एनर्जी और सब कुछ नेचर को लॉस कर देता है, यहाँ पर रेगुलर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ये 3 टाइप के ऑसिलेशंस अपने पास होते हैं एसएचएम। ठीक है, एसएचएम या फिर ऑसिलेशन। लास्ट अपने पास टाइम पीरियड इन वेरियस केसेस। अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड क्या होगा इसको देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आपको डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा। क्या करूंगा? डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा मैं। टाइम पीरियड इन वेरियस कंडीशंस पेपर में आता है, इन वेरियस कंडीशंस। इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है? हम केवल क्या लेते हैं? लिफ्ट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लिफ्ट ले लेते हैं। लिफ्ट के 3 केस हैं। लिफ्ट के क्या हो गए? 3 केस हैं। और लिफ्ट के अंदर क्या कर दिया हमने? पेंडुलम लटका दिया ऐसे कर। ये क्या है? पेंडुलम है। ये क्या है? पेंडुलम है अपने पास। ठीक है, ये लिफ्ट रेस्ट की स्टेट में, ये लिफ्ट ऊपर जाएगी ए एसिलेशन से और ये लिफ्ट नीचे आएगी ए एसिलेशन से। क्या आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड क्या होता है? 2πL/g होता है रेस्ट की स्टेट में। किसमें? रेस्ट। लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमने पढ़ा था अपवर्ड डायरेक्शन में जब कोई बॉडी जंप करती है नेट एसिलेशन A+g हो जाता है। इन दिस केस टाइम पीरियड विल बी 2πL/g+a।
अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने वेट वाले केस में बताया था आपको, लीवर उस कंसेप्ट में, कौन से कंसेप्ट में, एलिवेटर कंसेप्ट में। एलिवेटर कंसेप्ट में क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था वेट लगभग इंक्रीज होता अपने को दिखाई देता था, तो क्या हो गया G+A। यहाँ की बात करूंगा T/2π, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा G-A। क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी नीचे काम करती है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ कहाँ कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में एसिलेशन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव की बात करते हैं, ऐड हो जाएगा नेट टाइम पीरियड, ये हो गया। इसकी बात करेंगे तो नेट टाइम पीरियड क्या हो गया, ये हो। ठीक है, आपको 3 केस और बताऊंगा मैं, 2-2 सेकंड के केस हैं। हाँ, मैंने आपको अभी एक चीज़ और बताई थी, क्या थी, जब मैं स्प्रिंग को अरेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, स्प्रिंग को अरेंज करता हूँ। जैसे दूसरे केस में मैंने मान ली मेरे पास एक स्प्रिंग तो ये होगी और दूसरी स्प्रिंग ये होगी, यहाँ पर मास लटका हुआ है। ये मास क्या करेगा, SHM करेगा। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, K2 हो गया। जब स्प्रिंग को हम सीरीज में जोड़ते हैं, इट लाइक इस एक्ट एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस नेट क्या आ जाएगा मेरे पास 1/K इफेक्टिव इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसमें K नेट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास K1 K2/K1 प्लस K2, नेट इफेक्ट हो गया। और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2π स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर ओवर में स्प्रिंग फैक्टर। जब मैं स्प्रिंग को सीरीज में ऐसे ऐड कर देता हूं तो सीरीज में नेट K की वैल्यू मेरे पास आएगी, K की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, इट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द मास। मास का टाइम पीरियड का यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन्हीं स्प्रिंग को मैंने जोड़ा होता किसमें, पैरेलल में, जैसे फर्स्ट केस में ये ले लेता हूँ और सेकंड केस में ये ले लेता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया मेरे पास, K2 आ गया। क्या आ गया, K2। यहाँ पर क्या है, मास M है, क्या हो गया, मास M आ गया। अब स्प्रिंग ऐसे करके ऑसिलेट करेगी, इस मास के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के मैं छोड़ देता हूँ, स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो नेट K की वैल्यू हम लोग पैरेलल में निकालते हैं, तो K पैरेलल इज इक्वल टू में K1 प्लस K2 ये आ जाएगी। तो अगर मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की है तो K की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से उठा करके पुट करूंगा मैं यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये K की वैल्यू आती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आती है। दोनों केसेस में आपको मास लटका देगा, फिर K की वैल्यू अलग अलग देगा, फिर पूछेगा टाइम पीरियड क्या होगा सिस्टम में, टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट निकाल। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो ये बन गए अपने पास, कौन से, एलिवेटर कंसेप्ट के। ठीक है, और 2 क्वेश्चन कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। हम 3 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, डायग्राम बना के सिर्फ फॉर्मूला आपको बताऊंगा और क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट केस देखिए, 2 केस डिस्कस कर लिए हमने, तीसरा केस देखिए, थर्ड केस। क्या करेगा, कोई भी ऐसे करके यू शेप की ट्यूब ले ली, क्या कर ली, कोई भी यू शेप की ऐसे करके ट्यूब ले ली। यू शेप की ट्यूब में क्या कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया। क्या कर दिया, वाटर फिलअप कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये टोटल लेंथ तक वाटर जो फिलअप किया है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ को मैं L मानूंगा। क्या मानूंगा, L। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से और यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, H मान लेता हूँ। दोनों एक्सप्रेशंस में आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो अगर टोटल लेंथ अपने को गिवन है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो इस केस में वाटर है। आपने देखा होगा मैं वाटर को थोड़ा सा यहाँ से पुश करके छोड़ देता हूँ, तो ट्यूब के अंदर वाटर ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। दिस इज द SHM। कौन सी कंडीशन होगी, ये SHM की कंडीशन होगी। यहाँ से थोड़ा सा मैंने पुश किया, वाटर ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 2πL/G फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन इस केस में 2π टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी L, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी L, और ये 2G आ जाएगा। 2G क्यों आ जाएगा, एक तो G इस वाला और एक G इस वाला। अगर आपको टोटल लेंथ नहीं गिवन, यहाँ से मीन पोजीशन से हाइट गिवन है, तो यहाँ पर 2h के बराबर हो जाएगी, h ये और h ये, 2h रख देंगे, तो टाइम पीरियड विल बी 2πH/G। इट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। एग्जाम में अपने को इसको यूज़ करना है और आपको देगा भी हाइट, क्या देगा, ये हाइट देगा सिर्फ। ठीक है, चौथा केस कौन सा पूछता है अपने को, कोई भी बॉब ले लेगा, कोई भी क्या ले लेगा, ऐसे करके बाउल टाइप से ले लिया उसने। ठीक है, इसकी रेडियस अलग रहेगी अपने पास, इसके अंदर ये बॉल डाल दी, इसकी रेडियस को मान लेता हूँ स्मॉल आर, इसकी रेडियस को मान लेता हूँ कैपिटल आर। ठीक है, अब कहेगा ये बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो बॉल क्या करेगी, देखो इस मीन पोजीशन के अबाउट में, ये मीन पोजीशन होगी, इसके अबाउट में ऐसे करके मूव करेगी। क्या करेगी, ऐसे करके मूव करेगी। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है मीन पोजीशन के, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, SHM हो जाएगा। SHM में टाइम पीरियड की बात करूंगा, देन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड भी कैपिटल R माइनस के स्मॉल r ओवर में G। क्या आ जाएगा,
कैपिटल आर बाउल का देखना है, स्मॉल आर किसका देखना है, बॉल का देखना है, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है, अपने को यहाँ पर एक्सप्रेस कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर देना है। तो ये कुछ जनरल एक्सप्रेशन थे, इनको डिराइव नहीं करना है, डिराइव नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।